Hello students, this is Shivani Chauhan, Assistant Professor in Ganga Institute of Education. So today we will talk about next topic of Unit 4, that is the evaluation devices. इसके बारे में डीप में पढ़ेंगे, हर चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी. सो स्टार्ट करते हैं. इवैल्यूएशन डिवाइसेस. इवैल्यूएशन का मतलब हमने समझा था, मीनिंग क्या होता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्यों ज़रूरी है इवैल्यूएशन, इन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं. आज हम पढ़ेंगे कि कैसे हम इवैल्यूएशन कर सकते हैं बच्चों का, या फिर क्या डिवाइसेस या क्या इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं किसमें, टीचिंग लर्निंग में बच्चों का मूल्यांकन करने में, बच्चों का या टीचर का खुद का भी. सो इवैल्यूएशन डिवाइसेस क्या होते हैं, टूल्स और टेक्निक्स होती है जिसके तहत या फिर जिसकी हेल्प से बच्चों को असेस करा जाता है स्टूडेंट के लर्निंग आउटकम को, कि बच्चों ने अभी तक क्या सीखा है, जो मैंने पढ़ाया है बच्चे सीख पाए हैं या नहीं सीख पाए हैं, उस चीज़ का मूल्यांकन करा जाता है थ्रू द इवैल्यूएशन डिवाइसेस. सो कुछ टूल्स और कुछ टेक्निक्स, कुछ तरीके होते हैं जिसके थ्रू आप असेस कर सकते हो. सो ये हेल्प करते हैं टीचर को ये मेज़र करने में कि बच्चों की नॉलेज कितनी डेवलप हुई है, जो हमने सिखाया था वो उन्होंने अपनी रियल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करा है या नहीं किया है, एटीट्यूड रिगार्डिंग दैट एस्पेक्ट जो आप सिखा चुके हो बच्चों को वो चेंज हुआ है या नहीं हुआ है, और बिहेवियर में भी चेंज है या नहीं है. सो इन सब चीज़ों के बारे में टीचर मेज़र करती है बच्चों का मूल्यांकन करके. अब आप नॉलेज बच्चों की टेस्ट के थ्रू आप चेक कर लोगे, बट अगर आपको चेक करना है कि उनके रियल लाइफ में वो इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, तो वो आप इवैल्यूएशन में दैट इज अ टेस्ट के थ्रू नहीं कर पाओगे. तो उसके लिए आपको डिफरेंट मेथड या फिर डिफरेंट टेक्निक यूज करनी पड़ेगी. तो इसलिए ही डिफरेंट डिवाइसेस हैं इवैल्यूएशन के. सो 3 मेजर इवैल्यूएशन डिवाइसेस हैं यहाँ पर, रिटन, ओरल एंड ऑब्जर्वेशन, है ना. 3 तरीके से आप बच्चों का सर्वांगीण मूल्यांकन कर सकते हैं, बच्चों का स्किल्स भी चेक कर सकते हैं, बिहेवियर भी चेक कर सकते हैं, वैल्यूज भी चेक कर सकते हैं, स्किल्स भी चेक कर सकते हैं, और साथ ही साथ नॉलेज भी, उनका ज्ञान भी, कि उन्होंने कितना सीखा है. सो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट वन, दैट इज अ रिटन इवैल्यूएशन. जैसा नाम ही दर्शा रहा है, रिटन मतलब जो आप लिख करके जो इवैल्यूएट कराते हो बच्चों को, जैसे रिटन टेस्ट आपने दे दिया, असाइनमेंट्स दे दिए, है ना. तो जो लिख करके बच्चे अपना मूल्यांकन देते हैं वो रिटन इवैल्यूएशन है. सो बेसिकली रिटन इवैल्यूएशन का मतलब क्या है कि असेस करना बच्चों को उनके रिस्पॉन्सेज के साथ. फॉर एग्जाम्पल मैंने पूछ लिया व्हाट आर द इवैल्यूएशन डिवाइसेस एंड राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स, मीनिंग्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ इवैल्यूएशन डिवाइसेस. तो मैं आपको बोल रही हूँ कि आप लिखो, और बच्चों के जो रिस्पॉन्सेज आएंगे उसके अकॉर्डिंग मैं आपका मूल्यांकन करूंगी. फॉर एग्जाम्पल बच्चे लिखना भूल गए ओरल इवैल्यूएशन के बारे में, या फिर उन्हें कुछ चीज़ें समझ नहीं आई हैं तो वो चीज़ें नहीं लिखी बच्चों ने, तो उसके थ्रू मैं असेस कर पाऊंगी कि हाँ बच्चे को इतना समझ में आ चुका है बट आगे का पैटर्न समझ में नहीं आया है. सो रिटन इवैल्यूएशन क्या है, बच्चों की जो रिटन रिस्पॉन्सेज होते हैं उसके थ्रू बच्चों को असेस करना. सो ये बहुत कॉमनली यूज होता है स्कूल्स में. हम देखते हैं हमारा जो बेसिकली पूरा इवैल्यूएशन, आप बीएड की बात कर लो, एमएड की बात कर लो, 12th की बात कर लो, 11th की, फर्स्ट की, सेकंड की, थर्ड की, तो मोस्ट कॉमनली यूज होने वाला इवैल्यूएशन डिवाइस, इवैल्यूएशन मेथड यही है, क्या, रिटन इवैल्यूएशन, जिसमें बच्चों को असेस करा जाता है, उसको पास, फेल और क्या इंप्रूवमेंट आ सकती है, उन सब चीज़ों के बारे में जाना जाता है. सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन है. रिटन इवैल्यूएशन दैट इज ऐसे टाइप, आप ऐसे टाइप दे सकते हो. फॉर एग्जांपल आप ये बोल सकते हो कि डिस्क्राइब द नेशनलिस्ट मूवमेंट्स इन आवर कंट्री, या फिर इन द वर्ल्ड वाइड, है ना. तो आप उसे डिस्क्राइब कर सकते हो, या फिर आप डिबेट करा सकते हो, उसके लिए आप लिखवा सकते हो. शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हमारे जैसे होते हैं, जैसे मैं आपसे पूछ लूँ कि रिटन इवैल्यूएशन के बारे में लिखो आप. ऑब्जेक्टिव टाइप, जिसमें मैं एमसीक्यूज दे दूँ कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इवैल्यूएशन डिवाइस, तो मैं आपको 4 ऑप्शन दे दूंगी, उनमें से एक जो नहीं होगा वो आपको टिक करना होगा, है ना. तो एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स हो गई, या ट्रू एंड फॉल्स हो गए. तो ये सब क्या है, रिटन इवैल्यूएशन का ही पार्ट है. बाकी बात करें कि असाइनमेंट्स की, हमारे प्रोजेक्ट्स की, या फिर यूनिट टेस्ट और एग्जामिनेशन, ये सब किसके पार्ट है, रिटन इवैल्यूएशन की. ओके. सो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये परमानेंट रिकॉर्ड हमें मिल जाता है एक तरह से. हम जब बच्चे का रिटन इवैल्यूएशन लेते हैं तो वो हमारे पास परमानेंटली रह जाता है. हम उसके तहत दिखा सकते हैं कि बच्चों ने इतना परफॉर्म किया है. जैसे अगर ओरल की बात करें तो अगर हमने रिकॉर्डिंग नहीं की है तो हम बोल सकते हैं कि हमने तो अच्छा बोला था, आपने मुझे इतने कम मार्क्स क्यों दिए. पर यहाँ पर आपको परमानेंट रिकॉर्ड मिल जाता है बच्चों की परफॉर्मेंस का.
वाइड सिलेबस कवर हो जाता है रिटन इवैल्यूएशन में। जैसे हम बात करें आपके जो बीएड के एंड टर्म एग्जामिनेशन होते हैं या फिर फाइनल ईयर एग्जामिनेशन होते हैं, तो उसमें आपका पूरा सिलेबस कवर कर लिया जाता है ना। हर यूनिट से आपको एक एक दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, 2 क्वेश्चन मिलते हैं, उनमें से आपको एक करना होता है, 2 में से 1, 2 में से 1, ऐसे है ना। तो उसमें हम पूरा सिलेबस कवर कर पाते हैं रिटन इवैल्यूएशन में। अब अगर हम बात करें कि ओरल तरीके से मैं आपसे बोलूं कि आज आपका बीएड का जो भी आपने पढ़ा है लर्निंग एंड टीचिंग में, सबका टेस्ट होगा, वो भी ओरली, तो वो एक इम्पॉसिबल टास्क बन जाएगा, इसलिए रिटन इवैल्यूएशन बेस्ट है यहाँ पर। सो बाकी बात करें तो इजी टू एडमिनिस्टर टू लार्ज ग्रुप, है ना। आप लार्ज ग्रुप पर इसको लगा सकते हो, इसके थ्रू बच्चों का मूल्यांकन कर सकते हो। लार्ज ग्रुप इन द सेंस कि अगर आपकी क्लास में 50 बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं, 200 बच्चे हैं, आप इजीली सबका रिटन इवैल्यूएशन ले सकते हो। उसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, सबको 1 घंटे का टाइम दे दो, 2 घंटे का, 3 घंटे का, और उसके तहत आप बच्चों का एग्जाम करा सकते हो। ओके और इसको एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं टेस्ट, या फिर जब चेक करेंगे तो इजीली हो जाएगा। सो एडवांटेजेस की बात करें तो रिलायबल होता है। रिलायबल क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको जो क्वेश्चंस मिलते हैं वो रिलेटेड टू योर सिलेबस मिलते हैं, है ना। सिलेबस मिलते हैं, और साथ के साथ क्या होता है कि जब आप रिलायबल इन द सेंस की कंसिस्टेंसी, है ना। जब आप बच्चों का एक बार टेस्ट लेते हो, दूसरी बार टेस्ट लेते हो, तो वो सेम ही रिजल्ट हमें देखने को मिलता है, सेम सा ही रिजल्ट। तो उसमें कंसिस्टेंसी बनी रहती है। जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं उसमें सबसे ज्यादा, क्योंकि वहां पर कोई और रिस्पॉन्स की हम उम्मीद नहीं कर सकते। जो सही है वो सही है, और जो गलत है वो गलत है। सो इवैल्यूएट करने में हेल्प करता है हमारी नॉलेज और हमारी अंडरस्टैंडिंग को। यहाँ पर हम बच्चों का ज्ञान हम इवैल्यूएट कर सकते हैं, और अगर हम स्किल्स की बात करें, है ना, तो वो मेजर नहीं कर पाएंगे। हम ज्ञान को इवैल्यूएट कर सकते हैं, बच्चों ने कितना समझा है इस चीज को। सो लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर क्लास में हैं तो आप रिटन इवैल्यूएशन ले सकते हो। सबसे बेस्ट मेथड होता है बच्चों का मूल्यांकन करने के लिए, और कंपेयर कर पाते हैं हम रिजल्ट्स को थ्रू द डिफरेंट मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स, है ना। जैसे बच्चों के मार्क्स आए हैं, मैंने 100 मार्क्स का टेस्ट लिया, कुछ बच्चों के 35 मार्क्स आए हैं, कुछ बच्चों के 75 आए हैं, किसी के 93 भी आए हैं। तो उसके थ्रू हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि बच्चों ने कितने मार्क्स किससे कम लिए हैं, फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है, थर्ड कौन है, किस बच्चे को ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ओके, तो कंपेयर कर सकते हैं। सो नेक्स्ट इज द लिमिटेशन की बात करें तो यहाँ पर देखो, मैंने जैसा बात ही करी थी कि नॉलेज को हम मेजर कर सकते हैं, बट व्हाट अबाउट प्रैक्टिकल स्किल्स और एटीट्यूड, तो वो मेजर नहीं हो पाते हैं, क्योंकि आप रिटन इवैल्यूएशन के थ्रू ये नहीं मेजर कर सकते कि बच्चे को साइकिल चलानी आती है नहीं आती है, कार चलानी आती है नहीं आती है ना। सो रोड लर्निंग को बहुत ज़्यादा एनकरेज करता है, समटाइम्स नहीं, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर बच्चे, अगर हम ऐसे टेस्ट की बात करें तो वहाँ पर जो उनके एग्जाम है, जो उनका पेपर है, जो उनका क्वेश्चन है, उससे रिलेटेड ये चीजें लिखेंगे। बाकी अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपने जो भी पॉइंट ऑफ व्यूज है वो नहीं उसमें मेंशन कर सकते हैं। तो जो हमने पढ़ा है वही हमें चाहिए, ऐसा देखने को मिलता है। जैसे अगर हम बात करें 12th स्टैंडर्ड तक, तो वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलता है ना। सो टाइम कंज्यूमिंग टू इवैल्यूएट, अब जब इवैल्यूएट करता है टीचर तो उसमें हर बच्चे का टेस्ट चेक करना वो बहुत इम्पॉसिबल टास्क या फिर बहुत टाइमली कंज्यूम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको 100 मार्क्स का अगर पेपर चेक करना है तो हर क्वेश्चन को ध्यान से देखना, हर चीज को पढ़ना, वो एक इम्पॉसिबल टास्क बन जाता है। या फिर एसेज की बात कर लेना, तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है इवैल्यूएट करने में। सो नेक्स्ट इज द ओरल इवैल्यूएशन। ओरल इवैल्यूएशन क्या है स्टूडेंट्स? अब हमने रिटन के बारे में पढ़ा, अब ओरल इवैल्यूएशन इट मींस कि यहाँ पर आप क्या देखते हो, यहाँ पर आप देखते हो बच्चों को क्विज लेकर के आप सिखाते हो बच्चों को, है ना, क्विज लेते हो बच्चों का ऑब्वियसली। तो यहाँ पर क्या है कि इमीडिएट फीडबैक हमें देखने को मिलता है। आप ओरली मतलब वर्बली आप बच्चों से सुनते हो, वर्बली मौखिक भाषा से। सो इमीडिएट फीडबैक आपको मिलता है, आपने जो पूछा है वो आपको उसी टाइम में मिल जाएगा ना, ऐसा नहीं कि वो आपको लेकर जाना है और फिर उनको बताना है। ओके, सो फ्लेक्सिबल और इंटरैक्टिव होता है कि अगर आपको लगता है कि बच्चे को ये चीज़
नहीं आ रही है तो आप दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं तुरंत, है ना। इंटरैक्टिव क्यों? क्योंकि बच्चे डिस्कशन कर सकते हैं, ओरल इवैल्यूएशन के जरिए पूछ सकते हैं या फिर आप बच्चों से पूछ सकते हो। सो कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करती है, बच्चे कैसे बोल रहे हैं, किस तरीके से उनकी ग्रामेटिकल स्किल्स कैसी है, उनके बोलने की स्किल्स कैसी है, उनकी प्रोनाउंसिएशन एबिलिटी कैसी है, उन सब चीज़ों को कैसा वो सुनते हैं, चीज़ों को कैसा बोलते हैं ना, वो सारी चीज़ें हम मेजर कर पाते हैं। सो एडवांटेजेस क्या है, यहाँ पर बच्चे कॉन्फिडेंटली और मतलब उनकी जो कॉन्फिडेंस है वो डेवलप होता है कि जब अगर आपका इंटरव्यू हो रहा है बाई चांस कहीं आगे जा करके, तो आप इजीली उसमें अच्छा कर सकते हो परफॉर्म, क्योंकि आप ओरल इवैल्यूएशन से गुजरे हुए हो यहाँ पर, जहाँ पर आपकी कॉन्फिडेंस को चेक करा जाता है और फिर कॉन्फिडेंस डेवलप भी करा जाता है। आपकी स्पीकिंग, आपके बोलने की क्षमता को भी आप बोल सकते हो कि एनकरेज करा जाता है। सो इवैल्यूएट करने में आपकी अंडरस्टैंडिंग को, बच्चों की अंडरस्टैंडिंग को और बच्चों की समझ को, हम थ्रू द ओरल इवैल्यूएशन हम बच्चों की समझ को हम इवैल्यूएट कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं। साथ के साथ एक्सप्रेशन रिलेटेड टू दैट टॉक या फिर रिलेटेड टू दैट टॉपिक, क्या वो बोलना चाहता है उस चीज़ को हम समझ सकते हैं। जैसे एक बच्चा है वो रिटर्न में आपको लिख रहा है कि मैं आज नहीं आ पाऊंगा, मुझे बुखार है, तो कोई जो सामने वाला होगा समझेगा कि बहाना है या कुछ हो सकता है। बट जब आप फोन करके बताओगे, आपकी आवाज से पता चलेगा ना आप जैसे बोल रहे हो, तो उससे एक आपको मूल्यांकन करा जाएगा कि हाँ सच में आपकी तबीयत खराब है। ओके, तो यहाँ पर एक्सप्रेशंस भी देखे जाते हैं बच्चों के बोलते टाइम और उनकी समझ भी इवैल्यूएट करी जाती है। सो यंग लर्नर्स के लिए ज़्यादा यूजफुल होता है, जो अभी शुरुआती दौर में है, जो अभी 12th पास करके या फिर 11th-12th में स्कूल टाइम में है, उनके लिए काफ़ी यूजफुल है ओरल इवैल्यूएशन, जिसमें हम बच्चों का मूल्यांकन कर सकते हैं, उनकी लर्निंग स्किल्स, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ा सकते हैं। क्विक असेसमेंट हो जाता है, आप कोई भी 5 क्वेश्चन चूज कर लो, वो बच्चों से सुन लो और बच्चों का इवैल्यूएट कर लेते हो तभी की तभी, है ना। तो ये लार्ज ग्रुप पे तो ऑब्वियसली कंपैटिबल नहीं है। ये सब्जेक्टिव हो सकता है कि टीचर की सब्जेक्टिवनेस यहाँ पर इंक्लूड हो सकती है कि टीचर को लगता है कि मैं जिस बच्चे को चाहता हूँ उससे इजी क्वेश्चन पूछूंगा और जिसको नहीं चाहता हूँ, जो मुझे अच्छा नहीं लगता, उससे हार्ड क्वेश्चन पूछूंगा। तो बायसनेस यहाँ पर हो सकती है मार्क्स देने में भी और सुनने में भी, है ना, ओरल इवैल्यूएशन लेने में भी। लार्ज क्लासेस के लिए सुटेबल नहीं है। ओके, और परमानेंट रिकॉर्ड भी हमें नहीं मिलता है कि एक बार आपने बच्चों को का ओरल इवैल्यूएशन ले लिया, बाद में अगर कोई चाहता है कि उसे देखना, उसे सुनना, तो वो नहीं सुन पाते अगर आपने रिकॉर्डिंग नहीं की है तो, है ना। और रिकॉर्डिंग भी बहुत एक इम्पॉसिबल सा टास्क बन जाता है। सो स्टूडेंट नर्वस फील करते हैं इन द बोलने में इन द फ्रंट ऑफ टीचर्स, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो टीचर उन्हें जज ना कर ले, उन्हें डांट ना लगा दे, है ना, उन पे गुस्सा ना हो जाए। तो बच्चे कुछ नर्वसनेस भी फील करते हैं, जिसकी वजह से वो नहीं अच्छे से ओरल इवैल्यूएशन दे पाते हैं। तो जो इवैल्यूएशन होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए जो बच्चों की नीड्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए, जो बच्चों को ध्यान में रखते हुए होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर अब हम आ जाते हैं ऑब्जर्वेशन पर। ओके, तो ऑब्जर्वेशन क्या है स्टूडेंट? थर्ड इवैल्यूएशन डिवाइस ऑब्जर्वेशन है, जिसका मतलब है कि ऑब्जर्वेशन एक ऐसा मेथड है जहाँ पर आप बच्चों को पार्टिसिपेंट होकर भी देख सकते हो, है ना, और बच्चों के रिकॉर्ड भी आप रिकॉर्ड कर सकते हो, बच्चों की जो बिहेवियर पैटर्न्स है, कैसा वो बिहेव कर रहे हैं क्लास में। फॉर एग्जांपल आप बच्चों को देख रहे हो और ऑब्जर्व करके, फॉर एग्जांपल जैसे आप पीटीएम में जाते हो तो टीचर्स बोलते हैं पेरेंट्स से कि क्लास में बहुत बात करता है या फिर बहुत शांत बैठा रहता है या बैठी रहती है, क्वेश्चंस पूछता है, तो वो किस बेसिस पे पूछते हैं? वो ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर ही आपको बताते हैं। ओके, सो एक मेथड है इवैल्यूएशन का जिसमें टीचर देखता है बच्चों को, कॉन्टिन्यूसली ऑब्जर्व करता है और उनके बिहेवियर पैटर्न्स को मापता है, रिकॉर्ड करता है और उनकी परफॉर्मेंस को भी रियल लाइफ में। सो क्या तरीके हैं ऑब्जर्व करने के? ऑब्जर्व कैसे कर सकते हो आप? एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स के जरिए हम देखेंगे इसके बारे में। एनेक्डोटल रिकॉर्ड बेसिकली क्या है? जहाँ पर आप बच्चों की हर सिचुएशन को रिकॉर्ड करते हो, है ना, जो भी उनकी लाइफ में घटनाएं हो रही हैं एक पॉइंट ऑफ टाइम पर, उन सब चीज़ों को आप रिकॉर्ड करते हो यहाँ पर। और जैसे चेकलिस्ट की आपने बना रखा है एक पैटर्न टाइप की, आप बच्चों का ये सारी चीज़ें चेक करोगे। जैसे आप चेक कर रहे हो कि क्लास में कैसे बैठता है, शर्ट पैंट कैसे, यूनिफॉर्म कैसे पहन कर आता है, नेल्स गंदे रहते हैं क्या, है ना, आप बच्चों का हर पैटर्न चेक करो तो उस पर टिक कर सकते हो। तो एक चेकलिस्ट भी बना सकते हो। रेटिंग स्केल में आप रेट करते हो, फॉर एग्जाम्पल कि बच्चों के क्लास में बैठने का पैटर्न कैसा है, तो आप उसे 1 to 10 रेट कर सकते हो। और कॉन्टिन्यूस क्लासरूम ऑब्जर्वेशन, जिसमें आप पार्टिसिपेंट मतलब
पार्टिसिपेंट इन द सेंस कि जो भी एक्टिविटीज हो रही है क्लास में वो सभी चीजें रिकॉर्ड करते हो, वो सभी चीजें ऑब्जर्व करते हो कि बच्चा क्लास में कितना पार्टिसिपेट कर रहा है, कैसे बैठता है, कैसे उठता है, पीयर ग्रुप में कैसा है, पीयर ग्रुप से बातचीत करता है या नहीं करता है ना, तो वो सारी चीजें। सो अगर हम बात करें ऑब्जर्वेशन की तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी, ये क्या है, नेचुरल सेटिंग्स में कंडक्ट करा जाता है। आप अगर बच्चों को बता दो कि आपका ऑब्जर्वेशन हो रहा है तो वो उस चीज के लिए रेडी हो जाएंगे और फिर वो आप सही से मूल्यांकन नहीं कर पाओगे बच्चों का। तो नेचुरल सेटिंग में जैसा सब चला आ रहा है वैसे ही सब चलता है। बिहेवियर, स्किल्स और एटीट्यूड तीनों पर फोकस करा जाता है। यहाँ पर आपका बिहेवियर भी मापा जाता है, आप क्या एक्टिविटी कर रहे हो, कैसा आपका बिहेवियर पैटर्न है, आप दूसरों से कैसे बातचीत करते हो, रिस्पेक्ट करते हो या नहीं करते हो, खुद को कैसे रखते हो, है ना, क्लासरूम में। और एटीट्यूड, सारी चीजों को आप माप सकते हो थ्रू द ऑब्जर्वेशन। तो एक कॉन्टिन्यूअस होता है, चलता ही रहता है कि ऐसा नहीं कि आज आपकी टीचर ने आपको ऑब्जर्व करा कल नहीं करेगी, है ना। सो सिस्टमैटिक तरीके से कि बच्चों का हर चीज, जैसे आप बोल सकते हो कि बिहेवियर पैटर्न भी मापा जाता है, उनकी स्किल्स भी मापी जाती हैं, कैसे ऑब्जर्वेशंस के जरिए, और उनकी एटीट्यूड भी मापी जाती है। तो कॉन्टिन्यूस और सिस्टमैटिक होता है। सो सबसे पहले तो ये हेल्प करता है आपका साइकोमोटर और अफेक्टिव डोमेन, है ना, जो हम 3 डोमेन पढ़ते हैं, कॉग्निटिव, साइकोमोटर और अफेक्टिव, मतलब हेड, हैंड और हर्ट। तो हेड तो हम बात करें तो सबसे ज्यादा कौन इवेल्युएट कर सकता है, ओरल, और फिर पहले रिटर्न कर सकता है फिर ओरल कर सकता है। पर हम अगर बात करें साइकोमोटर की, आपकी एक्टिविटीज डे टू डे लाइफ में, स्कूल्स में, और आपका अफेक्टिव डोमेन की, आपका कैसा नजरिया है दूसरों को लेकर के, आप कैसे इमोशंस शो करते हो, तो वो सारी चीजें हम ऑब्जर्वेशन के थ्रू ही ऑब्जर्व कर सकते हैं, है ना। तो रियल लाइफ असेसमेंट यहाँ पर होता है, क्योंकि आप यहाँ पर कोई रिटर्न टेस्ट, कोई ओरल टेस्ट बच्चों को एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट नहीं दे रहे हो, एक नेचुरल सेटिंग में ही ऑब्जर्व कर रहे हो। सो डायग्नोज करने में लर्निंग डिफिकल्टीज को हेल्प करता है, यूजफुल फॉर डायग्नोजिंग लर्निंग डिफिकल्टीज, कि आप कैसे चीजें करोगे, है ना, और क्या बच्चों को प्रॉब्लम्स आ रही हैं रियल लाइफ में, तो आप उन सब चीजों को बच्चों से पूछ सकते हो, बच्चों को देख सकते हो, उनके पेरेंट्स को बोल सकते हो आप, है ना, उन सब चीजों को आप डायग्नोज कर सकते हो, उन सब चीजों में बच्चों की हेल्प कर सकते हो प्रॉब्लम सॉल्व आउट करने में। होलिस्टिक इवैल्यूएशन को बढ़ावा देता है, क्योंकि यहाँ पर आप बच्चों का हेड, हैंड, हर्ट तीनों तरह से आप मूल्यांकन करते हो। तो ये कुछ तरीके थे, क्लासरूम ऑब्जर्वेशन, बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन, एनेक्डोटल रिकॉर्ड, पीयर ऑब्जर्वेशन, चेकलिस्ट बेस्ड ऑब्जर्वेशन, रेटिंग स्केल, जिसके थ्रू आप बच्चों को ऑब्जर्व करते हो। सो लिमिटेशंस की बात करें ऑब्जर्वेशन करने की कि क्या लिमिटेशंस है, तो सबसे पहले तो टाइम कंज्यूमिंग है। आप हर बच्चे को, फॉर एग्जाम्पल आपकी क्लास 50 स्टूडेंट्स की है और आपको एक ही क्लास थोड़ी लेनी होती है, आपको 2, 3, 4 पूरे दिन क्लास लेनी होती है, तो हर बच्चे को ऑब्जर्व करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है टीचर के लिए। सब्जेक्टिवनेस आ जाती है, बायसनेस आ जाती है, टीचर जिसको पसंद करता है उसके लिए ज्यादा अच्छा बोलेगा और जिसको नहीं करता है उसके लिए नहीं बोलेगा। तो ये हमें ऑब्वियसली डे टू डे लाइफ में देखने को मिलता है। केयरफुल प्लानिंग चाहिए यहाँ पर, ऐसा नहीं कि कोई भी ऑब्जर्व कर सकता है, टीचर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, केयरफुल प्लानिंग के साथ बच्चों को ऑब्जर्व करे, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बोल रहे हो, उनकी पर्सनल चीजें भी फैला रहे हो, है ना। सो ट्रेनिंग और केयरफुल प्लानिंग की जरूरत है फॉर द टीचर्स यहाँ पर। सो डिफिकल्ट है किसके लिए, मेंटेन करने के लिए रिकॉर्ड हर बच्चे का। अब मैंने बात करी थी कि 50 बच्चे हैं एक क्लास में, तो हर क्लास में कितने बच्चे होंगे, तो हर बच्चे का रिकॉर्ड मेंटेन करना, उनकी पूरी लाइफ इन द सेंस की क्लास में कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे उठते हैं, क्या उनका रिटर्न इवैल्यूएशन कैसा जा रहा है, वो नॉलेज उनकी कितनी बढ़ रही है, स्किल्स पे कितना ध्यान दे रहे हैं, एटीट्यूड कैसा है उनका। तो हर बच्चे की फाइल बनाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि टीचर के पास पहले ही बहुत ज्यादा बर्डन होता है रिलेटेड टू अदर एस्पेक्ट्स, है ना, करिकुलम और इन सब चीजों से ही फुर्सत नहीं मिल पाती है, जैसा कि हमें सुनने को मिलता है टीचर से। सो ये थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन डिवाइसेस। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ये यूनिट कवर कराने के बाद जो 3rd यूनिट के जो टॉपिक बचे हैं वो उसके बाद आ जाएंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस डे।